तो नमस्कार। अभी हम व्याख्याता वाणिज्य की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने एक 7-8 पेज के PDF के माध्यम से कुछ चीज़ें समझाई थी, उसको मैं एक बार और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। वैसे मेरा नाम सौरभ कुमार नायक है। मैं वापस अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया होगा। कई लोग की जो क्वेश्चन थे व्याख्याता की योग्यता या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता और बहुत सारी चीज़ें, उसको मैंने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बता दिया है। ठीक है। अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है बेसिकली अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ। ठीक है। अकाउंटेंसी जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो सबसे अहम महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो है दोहरा लेखा प्रणाली। और दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में, दोहरा लेखा प्रणाली या इसी को आप बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसको आपको याद रखना है 1494। ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ल्यूका पैसिओली, ल्यूका पैसिओली जी ने इनकी शुरुआत करी थी। इनका पिक्चर भी मैंने लास्ट टाइम शेयर करा हुआ था। अगर आपको नहीं देखा है तो फिर लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। ल्यूका पैसिओली ने डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत करी थी। ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि जन्मदाता कौन है या प्रणेता कौन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के प्रणेता जो हैं या जन्मदाता जो हैं वो ल्यूका पैसिओली है। कब शुरू हुआ था? तो 1994 में शुरू हुआ था और ये बना था जर्मनी में। तो जर्मनी भी कई बार पूछा गया है कौन से देश में इसका उद्भव माना जाता है, तो जर्मनी में इसका उद्भव माना जाता है। किसके द्वारा? ल्यूका पैसिओली 1494। इतना एक बेसिक 1 नंबर का आपका प्रिपरेशन यहाँ से हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। ठीक है। ये हो गई इसके बारे में जानकारी। अब इतनी जानकारी के बाद ये यहाँ से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए नोट्स बनाना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं और तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की। ठीक है। मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं जो जुड़े हुए हैं उनको नहीं बोलूँगा नोट्स बनाने के लिए। उनका माइंड सेट जो होता है वो ऑटोमेटिक चीज़ों को ग्रैब करते रहता है, क्योंकि तारे जुड़े हुए रहती हैं। लेकिन जो जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए बहुत मस्ट हो जाता है नोट्स बनाना। ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके दोहरा लेखा प्रणाली है ना, सॉरी अकाउंटिंग जो है आपकी, अकाउंटिंग है या लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र जो है ये 3 स्तंभों में काम करता है। आपने पहले भी इन 3 स्तंभों के बारे में सुना होगा, है ना। तो जो 3 महत्वपूर्ण अजम्पशन जिसके तहत ये काम करता है, पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है गोइंग कंसर्न, और थर्ड है अक्रूवल। हिंदी में अगर कहें तो कंसिस्टेंसी यानी कि सततता, गोइंग कंसर्न यानी कि चालू अवधारणा जिसको बोलते हैं, और अक्रूवल यानी कि उपार्जन। ये 3 स्तंभों से ही लेखा काम करता है। और इनको भी, चाहे वो CA इंटर वाले हों, चाहे वो CS CMA या फिर MCOM वाले हो, BCOM वाले हो, किसी भी एग्जाम में उठा के इनको पूछा जाता है कि कौन सा एक लेखा शास्त्र का अजम्पशन नहीं है। ठीक है। इसका बेसिक अजम्पशन बेसिक अजम्पशन नहीं है। तो 3 चीज़ें दे दी जाती है और एक दूसरी चीज़ दे दी जाती है आपको। तो आपको वो वाली चूज़ करनी होती है जब
दी होती है। तो कंसिस्टेंसी जो है इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई अकाउंटिंग की जाती है तो कंटिन्यूअस वे में की जाती है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आपने डेप्रिसिएशन का, लेट सपोज आपने डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन का आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। SLM मेथड होता है, WDV मेथड होता है ना, पर आवर मेथड होता है ना, बहुत सारे मेथड होते हैं इसमें। लेकिन ये WDV और SLM माने हुए मेथड है, इन्हीं को ही लेके पूरा अकाउंटिंग होता है। तो अगर किसी मशीन पे SLM आप लगा रहे हैं तो उसमें अचानक से बदलाव करके WDV नहीं लगाएंगे। मतलब किसी भी एक नियम को जब आप बनाते हैं तो उस नियम के साथ ही आपको चलना होता है। ये आपका होता है कंटिन्यूटी, यानी कंसिस्टेंसी या सततता जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। गोइंग कंसर्न क्या होता है, आपको लेखा यानी अकाउंटिंग ऐसे करनी होती है जैसे कि आपका व्यवसाय जो है, आपका बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। अकाउंटिंग ऐसी करनी है जैसे बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ऐसे अकाउंटिंग करनी है। कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है लिख के कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा या बिजनेस हमेशा जीवित रहेगा। ये सोच के कौन सी अवधारणा अपना लेखांकन करती है, तो गोइंग कंसर्न यानी चालू अवधारणा अपना लेखांकन ऐसे करती है जैसे कि बिजनेस हमेशा जीवित रहेगा। चाहे लोग उसमें मतलब चाहे कंपनी में काम करने वाले लोग चले जाए, मतलब उनकी डेथ हो जाए या वो छोड़ के चले जाए, उनसे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्रूवल, उपार्जन का जो सिद्धांत है ये कई जगह पे पूछा गया है, कई लोग कंफ्यूज भी है इसमें। अक्रूवल जो है वो ये कहता है कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन हो गया, लेट सपोज आपने सेल करा है, इसके पैसे आपको नहीं मिले, ठीक है, जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको नहीं मिले, तो ये अमाउंट आपको नहीं मिला है लेकिन आपने सेल कर दिया है, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, है ना, एंट्री करनी पड़ेगी। तो अक्रूवल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अक्रूवल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है इस लेखा वर्ष में, तो चाहे उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो, आपको उसकी एंट्री इस साल करनी पड़ेगी, है ना। तो ये होता है उपार्जन का कॉन्सेप्ट। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए बेसिक असम्पशन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप पूछ सकते हैं मुझसे, कई लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं। देखिए, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग को पता होगा कि ये फ्री क्लास है ना। आप लोग जितना चाहे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम में चैनल है, टेलीग्राम का जो चैनल है आपका इको बस के नाम से, इको बस कॉमर्स के नाम से, यहाँ पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे पूछ लीजिए आप, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप लोग जो इंस्टाग्राम भी मेरा है, तो इंस्टाग्राम जो है, इंस्टा में भी आप अपना मैसेज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कई बार मैसेज नहीं पढ़ सकता मैं, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें आके जुड़िए। हो सकता है कि मैं आपके सवालों के उत्तर ना दे सकूं, लेकिन वहाँ पे जो हमारे और दोस्त हैं जुड़े हुए हैं वो आपके उत्तर दे दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप भिलाई से हैं तो मेरी क्लास डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अगर पास में रहते हैं आप, तो मैं यहाँ पे क्लास लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम बात करेंगे। एक्टिविटीज़ जो होती हैं, सॉरी, ये जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है एक, तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है।
तो अकाउंटिंग का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, पहले आप लोग किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, यानी कि पहचान करना। पहले मैं लिख लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। पहचान करना, मेजर करना यानी कि नापना, देन रिकॉर्ड करना यानी कि लिखना, एनालाइज करना, देन इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। ये प्रोसेस आपसे यूपी पीजीटी में पूछा गया है, हरियाणा में पूछा जा चुका है, झारखंड में पूछा जा चुका है। ये प्रोसेस दिया जाता है आपको डायरेक्ट, आपको बताना होता है कि कौन सा प्रोसेस पहले आता है कौन सा बाद में। तो देखिए आपको शायद याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। आई एम रणछोड़ दास चांचड़ शिमला आया चतुर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये जो है आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को कि वो ट्रांजैक्शन किस तरह का है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। बिजनेस स्टडी का जो पहला चैप्टर है वो इसी से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, नॉन इकोनॉमिक यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होते। तो साथ साथ में इसको भी समझ लेते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे कि एक टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है और वो उसके बदले आपसे पैसे ले रहा है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, तो ये नॉन इकोनॉमिक होगा। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजी वापम 2019 में। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कौन सा एक्टिविटी होगा, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। एक शिक्षक अपने बच्चे को घर में पढ़ाता है तो वो भी नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा क्योंकि अपने बच्चे से वो पैसे नहीं ले रहा है। तो जहाँ पे चीज़ें पैसे में हो रही हो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाता है, जहाँ बिना पैसे के काम हो रहा हो वो आपके नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना है किसी भी ट्रांजैक्शन को, वो ये जानना है कि वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है। अगर हम लोग समझ गए कि हाँ इकोनॉमिक है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही शामिल करते हैं, तो अगर मुझे पता चल गया कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो मैं उसको मेज़र करूँगा यानी नापूंगा कितने रुपए का है। जैसे कि 1500 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने रुपए की है उसको मैं मेज़र करूँगा। देन मैं उसको लिखूँगा, कहाँ लिखूँगा, जर्नल में लिखूँगा, उसकी एंट्री करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। देन उसको क्लासीफाई करूँगा। क्लासीफाई कहाँ करते हैं, तो क्लासीफाई करते हैं लेडजर में। लेडजर यानी कि खाते जो आपके रहते हैं उसमें मैं उसको क्लासीफाई करूँगा। क्लासीफाई करने के बाद में उसको समराइज करते हैं। समराइज कहाँ पे करते हैं, आपके ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं।
देन एनालाइज करते हैं। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट जो है ये सारी चीज़ों में समराइजेशन का काम होता है, यानी सारांश जिसको हम बोलते हैं, है ना, सारांश लिखना। तो उसमें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब समराइजेशन है। एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब होता है आपके रेशियो जो है, अकाउंटिंग रेशियो, है ना, रेशियो जो है इसमें आपके कैश फ्लो है, कैश फ्लो एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें आपके एनालाइज करने के लिए होती है। फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है टू द अथॉरिटी। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कई जो लोग होते हैं, जो लोग अकाउंटिंग के क्या बोलते हैं उसमें अपना राय देंगे, जैसे कि ऑडिटर होता है, वो लोग उन लोग को इंटरप्रेट करेंगे कि आप हमने सही बनाया है कि नहीं, आप बताइए। और जब हमको कंफर्म हो जाता है कि हमने सही अकाउंटिंग करी है और ये पूरी तरह से सही है, तो फिर हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं टू द यूज़र ऑफ अकाउंट। तो यूज़र ऑफ अकाउंट जो है, यूज़र ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेटिंग आखिरी हमारा प्रोसेस है यूज़र ऑफ अकाउंट। यूज़र ऑफ अकाउंट बोलने का मतलब होता है आपके दो यूज़र होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूज़र आपके दो होते हैं। पहला तो आपका होता है इंटरनल यूज़र और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र यानी कि आंतरिक उपयोगकर्ता, एक्सटर्नल यूज़र मतलब बाहरी उपयोगकर्ता, आंतरिक उपयोगकर्ता और एक्सटर्नल मतलब बाहरी उपयोगकर्ता। ठीक है। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन आते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो आंतरिक उपयोगकर्ता में आते हैं आपके ग्राहक हो गए, है ना, आपके इन्वेस्टर यानी कि निवेशक हो गए, आपके क्रेडिटर हो गए यानी कि लेनदार, आपके देनदार, आपके कंपनी के लोग, कंपनी के कर्मचारी, और कंपनी के लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये सारे लोग उसके उपयोगकर्ता होते हैं। ये लोग आंतरिक कहे जाते हैं। बाहरी उपयोगकर्ता यानी कि ऐसे उपयोगकर्ता जिनसे आपके डायरेक्ट मतलब जिनको आपकी कंपनी से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें आ जाते हैं बैंक, वो बैंक जो जिसने आपको लोन दिया नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर आप समझेंगे इस चीज को कि प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। एक बैंक है जिसने आपको लोन दिया है, समझेंगे अच्छे से बात को। एक बैंक है जिसने आपको लोन दिया है, यदि वह आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड का यूज करती है तो वो आंतरिक उपयोगकर्ता होगी या बाहरी उपयोगकर्ता होगी। तो उत्तर होगा वो हमारी आंतरिक उपयोगकर्ता में आएगी, क्योंकि उसने हमको लोन दे दिया है। यदि किसी बैंक ने हमको लोन नहीं दिया है और अभी वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का यूज कर रही है, उस केस में वो बाहरी उपयोगकर्ता हो जाएगी, क्योंकि उसने अभी तक हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राहक हो गए, निवेशक हो गए, लेनदार, देनदार, कंपनी के कर्मचारी, ये सारे वो लोग हैं जो हमसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। जो हमसे नहीं जुड़ा है लेकिन वो हमारे लेखांकन का जो रिकॉर्ड है, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का यूज कर रहा है, ऐसे केस में जो लोग होते हैं उसको हम बाहरी उपयोगकर्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बैंक है और उसके बाद आपके सरकार हो गई। सरकार किस तरह से उपयोग करती है, इनकम टैक्स के जरिए या फिर जीएसटी, और आपका बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए सरकार यूज करती है। ठीक है, कॉमर्स चैम्बर जो होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, वो भी आपका यूज करता है अकाउंटिंग का। तो उस केस में वो भी एक बाहरी उपयोगकर्ता ही हो जाएगा, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है।
भविष्य के निवेशक भविष्य के जो निवेशक हैं वो आपके अकाउंटिंग का यूज करते हैं, तो वो भी आपके बाहरी उपयोगकर्ता में ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्लियर है यहाँ तक। मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इतनी चीज़ों से शायद 2 से 3 नंबर आपको मिल जाए। और पढ़ने के ऊपर है सर। अगर किसी को लगता होगा कि ये फालतू की चीज़ें हैं तो हाँ, ये फालतू की चीज़ें हैं, और किसी को लगता है कि ये बहुत काम की चीज़ें हैं, मुझे नोट्स बनाना चाहिए, तो मैं ऐसे लोग का सपोर्ट करूंगा जो नोट्स बनाने के लिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना करना आपकी गलती है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। मेरे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर किस तरह से और प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, तो कई बार हमको जवाब देने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो लेट होने के कारण कई लोग क्या है कि वहाँ से हट जाते हैं, और कई बार हम जो कमेंट हम लोग देते हैं वो उसको पढ़ नहीं पाते, तो गाइडेंस की भी कमी हो जाती है। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये जो है यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू जो था प्रोसेस का वो हमको क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल मैं जो बोलूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि एक कंपनी ने एक मशीन 10 लाख का खरीदा है ना, ये इसकी परचेस वैल्यू है, खरीदी वैल्यू है, और वो अपने बुक में उस दिन, जैसे लेट सपोज 1 अप्रैल 2023 को मशीन को 10 लाख में खरीदा गया और उसकी बुक में वैल्यू लिखी गई 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी, है ना, ऐतिहासिक लागत मानी जाएगी। अगर आज के डेट में उसकी मार्केट वैल्यू जो है ना, वो हो गया लेट सपोज 12 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है उसकी, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। जब भी किसी एसेट की वैल्यू की जाती है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही की जाती है। अब अगर किसी पर्टिकुलर केस में जब कंपनी अपने एसेट्स का, लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करती है, जैसे कि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर जब नया आता है या पार्टनर जब छोड़ के जाता है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट वो लोग क्रिएट करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट ये लोग लेके चलते हैं। तो उस केस में भी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। ठीक है, चलिए ये हो गया। सेकंड जो है आपका आ जाता है कंजर्वेटिज्म। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं। ठीक है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। तो रूढ़िवादिता बेसिकली क्या होती है, जैसे कि आपने हमारे पुराने बुजुर्ग लोग को देखा होगा। पुराने बुजुर्ग जो थे वो अगर मानते थे पहले कि जो मान लिया वो ऐसा ही होगा, जैसे कि लड़का ज़्यादा अच्छा होता है, लड़की कम अच्छी होती है। ये रूढ़िवादिता का सिद्धांत है, मतलब रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर चलने का सिद्धांत रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहलाता है। तो
एक तरह से जब बिजनेस आज के डेट में भले बिजनेस बहुत बड़ा हो गया होगा, लेकिन कुछ रूढ़िवादी सोच है जिसको हम आज भी लेके चलते हैं, जिसके अंदर एक रूढ़िवादिता का सिद्धांत है। वो क्या कहता है कि लाभ का समायोजन ना करें, हानियों के लिए लाभ का बंटवारा हो। मतलब जो आपके लाभ होने वाले हैं, है ना, भविष्य में जो लाभ होने वाले हैं, मुझे पता है कि लाभ होंगे। चलिए इसको और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि राम एक व्यक्ति है जिसको मैंने अपना सामान बेचा है। मैंने उसे 10,000 का सामान बेच दिया। तो 10,000 का सामान बेचने के बाद मुझे पता है कि उसमें 5,000 मेरा प्रॉफिट होने वाला है। मुझे पता है कि राम अच्छा व्यक्ति है, मुझे पता है कि राम मुझे 1 महीने के अंदर पैसे दे देगा, बट फिर भी मैं बिजनेस में ये मान के चलूँगा कि अगर राम ने पैसे नहीं दिए तो मुझे 5,000 के प्रॉफिट होने के बजाय 5,000 का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमें रूढ़िवादिता का सिद्धांत लेके चलना पड़ता है, जिसमें हम लाभ का समायोजन नहीं करते। मैं प्रॉफिट को 5,000 पहले से लिख के नहीं रखता, लेकिन उसको मैं लॉस समझ के लिख के रखता हूं। ठीक है, उसका प्रोविजन बना के रखता हूं, उसका प्रोविजन बना के चलता हूं। ये आपके जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत है आपको इस तरह से डील करने के लिए बोलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट दोनों को आपको साथ साथ में पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट मत करना कि सर प्रिंसिपल अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। प्लीज़, मुझे पता है प्रिंसिपल अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, तो इसको अलग समझाने के लिए मुझे मत बोलना। दोनों एक ही जैसे हैं और आपको एमसीक्यू पूछने वाले हैं, आपसे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट अलग अलग पूछने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपने डेबिट में 500 रुपये लिखे, मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, तो आपके क्रेडिट में भी 500 रुपये आएंगे, है ना, ये आपको पता है। जैसे कि मैंने राम को सामान बेचा, अभी कुछ देर पहले जो हमने एग्जांपल लिया, मैंने राम को सामान बेचा, तो मैंने जब राम को सामान बेचा तो मैंने एंट्री क्या करी होगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 और 500। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो डेबिट है इसमें 500 आया है और जो क्रेडिट है इसमें भी 500 आया है। राम खाता डेबिट 500 रुपये, विक्रय खाता से 500 रुपये। तो मुझे जो है दोनों तरफ बराबर मिलने चाहिए, मतलब मेरा डेबिट जितना का रहेगा उतना ही मेरा क्रेडिट भी रहेगा। बहुत सीधे से शब्दों में अगर समझें तो जहां भी एक तरफ पैसा जाता है तो दूसरे तरफ भी पैसा जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होता है। तो यही बोलता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। यानी कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तलपट बना रहे हैं, तो आपके डेबिट और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, जो बैलेंस है, वो दोनों इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तब उस केस में आप लोग मैचिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना, तो वो भी अकाउंट आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो बनाने का मेरा वो नहीं था उद्देश्य, आधे घंटे की वीडियो बन गई। इसमें यहाँ तक पहुँचने वाले लोग भी शायद मुश्किल से 5% 10% होंगे। मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं यहाँ पे अपनी क्लास अभी बंद करूँगा क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अपलोड कर भी नहीं सकता। जो डेटा है वो मेरे मोबाइल में जितना होता है 1.5 GB का, उतना ही मैं आपको क्लास दे सकता हूँ, और वो भी मैं तब देता हूँ जब मैं खुद भी कोई डेटा यूज़ नहीं करता।
क्योंकि ये वीडियो 1 से 1.5 GB का हो ही जाता है। चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे थे फीस कितनी है। तो सर फीस कुछ नहीं है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फीस कुछ नहीं है। आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, और जितने इंटेलिजेंट लोग मुझे मिलेंगे उतना ही मैं ग्रो करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर किसी को लगता है कि उसे देना है ना, पैसा देने का मन कर रहा है, तो मुझे आप एक काम कीजिए, मैं आपके साथ एक अपना QR कोड शेयर कर रहा हूँ, मैं QR कोड शेयर कर देता हूँ। आप एक काम कीजिए, वहाँ पे मुझे 101 रुपये का आप डोनेशन दे सकते हैं। अगर डोनेशन मैं क्यों मांग रहा हूँ, इसके पीछे मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। मुझे ये चाहिए, आपके रेफरेंस मटेरियल जो है उसको परचेस करने के लिए अगर मुझे अमाउंट मिलता है आप लोग की तरफ से, सहयोग अमाउंट, तो मेरे को इसे सही लगेगा। बाकी हर कोई तो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 400 लोग हैं तो 400 लोगों में मेरे को लगता है कि मोटा मोटा 4 लोग ही करेंगे, बाकी 396 लोग पेमेंट नहीं करेंगे। मुझे ये कहीं ना कहीं यहाँ से आता है कि ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है कि मुझे पेमेंट करना है या मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो आप 101 रुपये की अमाउंट, एक तरह से आप डोनेशन अमाउंट समझ लीजिए इसको, आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं सौरभ कुमार नायक आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।